टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं मोदी को भारतीय राजस्व सेवा या यूं कहें ईडी से इतना प्यार क्यों है। जी हाँ, ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा ही सिर्फ इनके दीवाने नहीं हैं, मतलब संजय मिश्रा के ही ये दीवाने नहीं हैं। राजस्व सेवा और ईडी के कई ऐसे अधिकारी हैं जिसके ये दीवाने हैं और ये अपनी दीवानगी में किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। सच कह रहे हैं, कोई हम गलत नहीं कह रहे हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं और उन तमाम मर्यादाओं को भी तोड़ने की इजाजत दे सकते हैं ईडी के अधिकारियों को, जो हमें लगता है कि इस तरीके की मर्यादा तोड़ने की साहस या दुस्साहस मोदी राज है तभी संभव है। कोई दूसरे के राज्य में अधिकारी इस तरीके से बेलगाम बदमिजाज हो ही नहीं सकता है, सवाल खड़े हो जाएंगे तुरंत। लेकिन चलिए, मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने की है। उसमें एक उम्मीदवार हैं प्रियंका मीना। जी हाँ, मध्य प्रदेश से वो चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका मीना का परिचय यही है कि उनके हस्बैंड भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, दिल्ली में उनके हस्बैंड पोस्टेड हैं और उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया है। वो 2000 अभी हाल ही में 23 में ही वो पार्टी ज्वाइन की है और प्रचार प्रसार में लगी हुई है। स्वाभाविक तौर पर अधिकारी की पत्नी है, वो भी राजस्व सेवा के अधिकारी की पत्नी है, तो एक अलग बात होगी ही। लेकिन अधिकारियों की पत्नी के चुनाव लड़ने की ये कोई पहली वाकया नहीं है। जब आप बिहार विधानसभा में भी गौर करेंगे तो एक यहाँ भी राजस्व सेवा के एक अधिकारी के पिता पहले विधान पार्षद थे दरभंगा से, और जब उनका निधन हुआ तो भारतीय राजस्व सेवा के पदाधिकारी हैं सुजीत सिंह, उनकी पत्नी सवर्णा सिंह चुनाव लड़ी। बीजेपी से लड़ना वो चाहती थी, लेकिन वो सीट उनका मुकेश सहनी के कोटे में चला गया। मुकेश सहनी उनको टिकट दे, इसके लिए दिल्ली से लॉबिंग शुरू हुआ और मुकेश सहनी को मजबूर किया गया कि आप सवर्णा सिंह को टिकट दीजिए। सवर्णा सिंह को टिकट मिला, सवर्णा सिंह विधायक बनी और वो कुछ दिनों के बाद जब सहनी की पार्टी में टूट हुई तो वो सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। तो सवर्णा सिंह इस समय बीजेपी के विधायक हैं। उनके हस्बैंड हैं सुजीत सिंह, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और चर्चा जोरों पर है कि वो शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो इसकी तैयारी वो अभी से कर रखे हैं। आप अक्सर देखेंगे कि शिवहर में वो किसी न किसी कार्यक्रम में आपको मिल जाएंगे, सामाजिक कार्यक्रम ही हो सही क्यों ना हो, लेकिन वो कार्यक्रम में आपको आते रहते हैं। अभी जबकि वो ईडी के अधिकारी है, फिर भी वो कार्यक्रम में आते हैं और बातचीत स्वाभाविक तौर पर पॉलिटिकल ही होगी। ऐसा थोड़ी है कि वो इच्छा जब उनकी है, और जिस तरीके से अभी से वो सक्रिय हैं तो माना जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों से जिस तरीके की मोदी को प्यार है, टिकट लगभग उनका फाइनल ही होगा, तभी लगातार वो वहाँ आ रही है। पत्नी इनकी विधायक है ही। तो ये सिर्फ 3 ही पदाधिकारी नहीं है, ऐसे दर्जनों पदाधिकारी हैं। अगर आप सूची पलटेंगे तो राजस्व सेवा के ऐसे दर्जनों पदाधिकारी हैं जिनके परिवार के लोग अलग अलग राज्यों में जनप्रतिनिधि हैं। उनका खास तरह का उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। राजस्व सेवा के अधिकारियों का रुतबा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भी ज़्यादा है इन दिनों, और उसका लाभ किस तरीके से ले रहे हैं आप देख रहे हैं। तो ये अधिकारियों से प्यार क्या जताता है। और क्योंकि पार्टी के मेंबर जब आप हो जाएंगे, आपकी पत्नी हो गई, आप खुद हो जाएंगे, तो आपसे फिर न्याय की उम्मीद क्या होगी। और उसके लिए जो छूट आपको मिल रहा है, वो छूट अपने आप में ये जताता है कि भाई मेहरबानी है आप पर है। तमाम ऐसे लोगों को मेहरबानी मिली हुई है कि भाई आप राजस्व सेवा के अधिकारी हैं तो पत्नी को टिकट दिला सकते हैं, पत्नी चुनावी कैंपेन में जा सकती हैं, बीजेपी की सदस्यता ले सकती हैं।
जबकि आदर्श स्थिति यही है कि जब आप सरकारी सेवा में हैं तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। तो सिर्फ बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश की उदाहरण है। और ऐसे जो राजस्व अधिकारियों से अगर हमारी जो बातचीत हुई है, ऐसे दर्जनों राजस्व सेवा से जुड़े हुए अधिकारियों के परिवार के लोग सरकार में लाभुक पद पर बैठे हुए हैं। इसलिए सवाल उठना लाजमी है। और सवाल उठना लाजमी इसलिए है कि ऐसे में ईडी पर जब ये आरोप लगता है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही आप कार्रवाई करते हैं, तो उस आरोप को इस तरीके का जो पॉलिटिकल खेल है वो उस पर मुहर लगाती है। क्योंकि आप पार्टी का विधायक बनाएंगे, पार्टी का सांसद बनाएंगे, पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर उनको जिम्मेवारी देंगे, तो स्वाभाविक है ये। अब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता जो वर्षों से मध्य प्रदेश में काम कर रहे हों, उनको आप टिकट न देकर एक अधिकारी की पत्नी को आप टिकट दे रहे हैं, क्या मतलब है? मतलब यह है कि उस अधिकारी से आप गलत कराते हैं या गलत कराने की चेष्टा रखते हैं आप, तभी तो आप अधिकारियों की पत्नी पर आप ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, अधिकारियों के परिवार के लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। तो ये भारतीय डेमोक्रेसी का एक अलग तरीके का अधिकारीवाद है। इसको आप अधिकारीवाद करते हैं, मोदी कहते हैं परिवारवाद, भ्रष्टाचार, हम इसको कहते हैं अधिकारीवाद। कि आप हमें पद पर रहते हुए हमारे उस हर एक आदेश का अनुपालन करिए, चाहे वो सही हो गलत हो, आप करिए, आपको हम पुरस्कार स्वरूप देंगे। तो ये सारे जो नाम चर्चा आप कर रहे हैं, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, तो वो अधिकारीवाद के ये लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट, परिणाम है। तो ये भी मोदी के शासनकाल में इस तरीके के अधिकारीवाद, अभी देख लीजिए, रेल मंत्री देख लीजिए, विदेश मंत्री देख लीजिए, ऊर्जा मंत्री देख लीजिए, कोई एक ही व्यक्ति नहीं है। मतलब भारत सरकार के 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय, आर.के. सिंह अपने यहाँ के हैं, मतलब 3 महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी आईएएस अधिकारियों को, मतलब रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को या वीआरएस लेकर आए हैं उन अधिकारियों को दिया गया है। सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, 2 दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारी भी इनके विधायक हैं। बिहार से लेके आप पूरे देश में आप चले जाइए तो 24 से लेके 30-40 के बीच ऐसे अधिकारी हैं जिनको इन्होंने टिकट दिया था पिछले ही चुनाव में। अभी 2014 के बाद के अगर आप आंकड़ों को इकट्ठा करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है सो ये अधिकारियों को ऑबलाइज करते हैं। और हमें लगता है कि ये एनडीए की संस्कृति ही है। हमारे नीतीश बाबू भी ऐसी करते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम उनका भी चलता रहता है, यहाँ नहीं तो वहाँ सूचना आयोग नहीं तो बीपीएससी का चेयरमैन, बीपीएससी का चेयरमैन उठ गया तो फिर म्यूजियम का डायरेक्टर, नहीं तो फिर हमारे यहाँ रहिए सलाहकार बन के। ये कोई नई बात नहीं है, बिहार में भी हम लोगों ने ये चीज़ें देखी है। लेकिन इस स्तर पे अधिकारियों के परिवार का आना जाना अगर राजनीति में होना शुरू हो गया तो फिर ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा। वैसे जब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजनीति में आ सकते हैं तो फिर कुछ बचा है क्या, ये भी समझने की जरूरत है कि राजनीति कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। कि जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं या जो अपने प्रभावशालिता से कुछ जायज नाजायज करने की स्थिति में है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए किस स्तर पर, सरकार के स्तर पर काम चल रहा है, ये देखने वाली बात है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसमें फिर भरोसा किस पर लोग करेंगे, क्योंकि नुकसान अल्टीमेटली जनता का होना है। ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं पर भी नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी कार्रवाई भी होती है जिन कार्रवाई से आम लोग प्रभावित होता है कभी कभी। और अगर इस तरीके की छूट मिले कि भाई आप हमारे माउथ पीस बन कर रहिए, चलिए हम आपको सब कुछ बनाएंगे, जो कुछ भी होगा, जो पद का लाभ मिलेगा सब लाभ मिलेगा। वैसे जब मोदी गुजरात से आए थे तो बहुत सारा लाभुक की सूची में गुजरात कैडर के आईएएस आईपीएस भी काफ़ी रहे हैं। और ये स्वाभाविक भी है, होम कैडर से आए तो कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को वो लेकर भी आए।
एक मेंटल सेटअप काम करने का लोग जानता है। लेकिन इस तरीके से चीज़ें जब आनी शुरू होगी कि आप अधिकारी हैं, अधिकारी की पत्नी अगर किसी पार्टी के विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, तब तो फिर सवाल उठना लाजमी है। तो आज हम सियासी संग्राम में बस इतना ही, देखते रहिए और समझते रहिए कि मोदी है तो मुमकिन है। यही मोदी का गुजरात शैली भी है, काम करने का जो उनका गुजरात शैली बार बार कहा जाता है, यही गुजरात शैली है। इसी शैली के सहारे इस देश की डेमोक्रेसी को वो चलाना चाहते हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के बारे में वो बोलते हैं, लेकिन ये जो अधिकारीवाद है, इस अधिकारी पर वो चुप्पी चाहते हैं। इसकी वजह भी है कि जो मेन एक्सट्रीम मीडिया है वो अगर खबर चलाएं तो आप तो खबर जाएगी आप तक। ये तो हमारे जैसे लोगों को खबर मिल गई कि भाई मध्य प्रदेश में उन्होंने किया है, बिहार में भी हम देख रहे हैं, देश स्तर पर भी देख रहे हैं, तो एक स्टोरी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं देश में, और ऐसे में डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर की जो कल्पनाएं की थी हमारे पुरखों ने, उस फोर्थ पिलर का तो फिर मतलब क्या रह जाएगा।